सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फ्रेडरिक विलियम फोर के जाने के बाद में ओटो वन बिस्मार्क को दी जाती है जर्मनी के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी। और ओटो वन बिस्मार्क कौन है? वो है चीफ मिनिस्टर प्रशिया का, और उसने 7 सालों के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, जिन तीनों ही लड़ाइयों में वो जीत जाता है। फिर जनवरी में केसर विलियम फर्स्ट को वहाँ का मोनार्क बना दिया जाता है, और 18 जनवरी 1871 में हमको जर्मनी भी नेशन स्टेट देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इटली के यूनिफिकेशन को। उस समय पर इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट वाला एरिया ही इटालियन प्रिंसली हाउस को दिया गया, क्योंकि नॉर्थ इटली तो ले चुके थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और सेंट्रल इटली तो ले चुके थे पोप, और साउथ इटली तो ले चुके थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी तो पहले से ही शुरू हो गई थी। गिसिप्पी मैज़ेनी ने वहाँ पर सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा। फिर जिम्मेदारी दी जाती है विक्टर इमैनुअल सेकंड को, जो कि वहाँ का राजा था। उसने कमांड दिया चीफ मिनिस्टर कैबोर को, और उसने फ्रांस के साथ मिलकर नॉर्थ के इटली में जो रह रहे थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उनको हटा दिया। और गुसिप्पी गैरिबेल्डी ने वहाँ के पीजेंट्स के साथ मिलकर साउथ में जो रह रहे थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, उनको हराकर वहाँ से भगा दिया। और जो पोप अकेला बचा बीच में, उसने अपने आप ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो ऊपर से भी फंस गया था, नीचे से भी फंस गया था। फिर 1861 में हमको इटली भी नेशन स्टेट देखने को मिलता है, और वहाँ के राजा को विक्टर इमैनुअल सेकंड को फिर से वहाँ का राजा बना दिया जाता है, उसको तिलक लगाकर। बधाई हो विक्टर इमैनुअल सेकंड को। और यहाँ पर हमारा इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। और अगर हम ब्रिटेन के केस को देखें तो ये एक टाइप का स्ट्रेंज केस था, क्योंकि वहाँ पर बिना खून खराबे की यूनिफिकेशन हुआ। वहाँ पर इंग्लिश आइडेंटिटी के लोग डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के थ्रू स्कॉटलैंड को जोड़ा। आयरलैंड के साथ थोड़ी सी बहस हुई, धड़प हुई, लेकिन आयरिश मैन को अपने साथ जोड़ते हुए ये जो डोमिनेशन देखने को मिलता है, इंग्लैंड बना और इंग्लिश का डोमिनेशन देखने को मिला।